Good morning, students. Today is the last topic of rural development, that is diversification of agriculture. बेटा जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं रूरल एरियाज़ में उनको डेवलप करने के लिए, तो उसमें हमने कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ा था, नाबार्ड्स के बारे में पढ़ा था, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, मनरेगा वगैरह हमने पढ़ा था। उसमें हमने इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़े थे हमने, कि ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो रूरल एरियाज़ में जो बैकवर्ड पीपल्स हैं उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें। एंड नाउ देयर इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इट मीन्स बच्चे कि जैसे रूरल एरियाज़ में केवल एक ही चीज़ होती है जनरली लोगों के पास, वो होता है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि कुछ लोगों के पास तो पूरी की पूरी लैंड होती है, काफ़ी सारी लैंड होती है जिसके ऊपर वो आराम से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे ऐसे होते हैं, कुछ क्या मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, वो पुअर पीपल्स होते हैं, उनके पास लैंड नहीं होती, मीन्स वो एक तरीके से लैंडलेस होते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको जो वहाँ पे रिचर्स पीपल्स हैं, जो जिनके पास बहुत सारी लैंड जिन्होंने ऑक्यूपाई करी हुई है, उनके अंडर उन्हें काम करना पड़ता है। तो जब उन्हें उनके अंडर काम करना पड़ता है तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर रखा है, मतलब कुछ ऐसा काम जो एग्रीकल्चर के अलावा भी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे लोग कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, पशुपालन। पशुपालन का मतलब कि जो एनिमल्स को जो पालते हैं, पशुओं को पालते हैं, और उससे मिलने वाली जो भी चीज़ें हैं, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज जो भी उनके थ्रू हमें प्रोवाइड की जाती हैं, उनके थ्रू हमें मिलती है, तो वो उन चीज़ों का भी लाइवलीहुड या फिर ऐसे मतलब एक तरीके से पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी उसे हम मान सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, देखो एनिमल हस्बेंड्री है, सपोज़ हमने गोट पाली, बफेलो, काऊ, ये सारी चीज़ें हम पाल रहे हैं, पोल्ट्री फार्म हमारे पास है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो फूड सिक्योरिटी उससे हो जाती है। फूड सिक्योरिटी जैसे जितना भी नॉन वेज टाइप ऑफ आइटम है, जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, एग्स हो गए, वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू। तो क्या होता है, फूड सिक्योरिटी हो जाती है, ठीक है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनहेंस हो जाता है, मीन्स क्या है कि अब जैसे जो रूरल एरियाज़ हैं, तो रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि सड़कें बहुत अच्छी सी नहीं है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितना अच्छा अर्बन एरियाज़ में होता है उतना अच्छा रूरल एरियाज़ में नहीं होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे सामान इधर लाना है, ले जाना है, उसके लिए जैसे डंकीज़ हो गए, या फिर हॉर्सेस हो गए, कैमल्स हो गए, ये जो एनिमल्स होते हैं वो उसमें यूज़ हो जाते हैं। दूसरा होता है बेटा बेनिफिशियल फॉर लैंडलेस पीपल्स। जो लैंडलेस पीपल्स हैं, है ना, जिनके पास लैंड नहीं है, तो उनके लिए अच्छा होता है एनिमल हस्बेंड्री की। चलो उनके पास अगर लैंड नहीं है तो वो आराम से पशुपालन करके, एनिमल्स पाल के, उनका दूध वगैरह बेच के, या उनसे ट्रांसपोर्टेशन का काम करके, या फिर वूल वगैरह लेके, या जो भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें एनिमल से मिलती है, वो सारी चीज़ों से वो अपना काम चला सकते हैं। दूसरा होता है आपका, फोर्थ है आपका मिल्क प्रोडक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, अगर हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं तो उससे क्या होता है कि मिल्क प्रोडक्शन हमारे पास आराम से हमें मिल जाता है ना। मतलब जैसे हम काव पाल रहे हैं, बफेलो पाल रहे हैं, गोट पाल रहे हैं, तो अच्छे खासा उससे मिल्क आ जाता है, जिससे कि हम अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे जो रूरल, बल्कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं वो शहरों में भी दूध वगैरह बेचना शुरू कर देते हैं, है ना। एक सर्विस उनकी बन जाती है ना। तो उसमें देखो जैसे एक ऑपरेशन आया था, ऑपरेशन फ्लड। तो वो ऑपरेशन फ्लड क्या है, वो ऑपरेशन फ्लड क्या है, देखो वो ऑपरेशन फ्लड जो है 1966 में आया था। तो उसमें क्या था कि जो गांव के जो लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट गांव के लोगों ने दूध को पूल करना शुरू किया। दूध को पूल करना शुरू किया मतलब अपनी अपनी जगह से दूध एक साथ इकट्ठा करके, और जो आसपास के जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर बेचना शुरू किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ऑपरेशन फ्लड उसमें आया था 1966 में, जिसमें ये काम बहुत तेज़ी से हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल रहता है। उसके अलावा मीट हो गया, एग हो गया, वूल्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमें एनिमल हस्बेंड्री से मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट होता है आपका
एनिमल हस्बेंड्री के अलावा नेक्स्ट जो डाइवर्सिफिकेशन है वो है आपका फिशरीज़। फिशरीज़ मतलब मत्स्य पालन, जिसे हम कहते हैं मछली पालना। जैसे जितने भी, जैसे हमारा ये टीडी डैम है तो वहाँ पे भी, जहाँ पे भी डैम्स होते हैं यहाँ पे पानी को रोक के रखा जाता है, तो वहाँ पे एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी मतलब फिशरीज़ वगैरह ये सारा काम भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 1.4% जो पॉपुलेशन होता है वो फिशरीज़ का होता है जीडीपी में। जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूशन फिशरीज़ के थ्रू होता है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा आपका होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है कि इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, जिसमें काम होता है कि हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बजाय हमने जो वो सारी चीज़ें होती हैं जैसे बाकी की गेहूँ चावल वगैरह ये सारी चीज़ें उगाने की बजाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह हॉर्टिकल्चर में उगाए जाते हैं, जिसमें कि ये भी एक तरीके का आपका वो हो गया डाइवर्सिफिकेशन। अब आता है आपका नेक्स्ट एक टॉपिक है नॉन फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है बेटा जिसमें हम ज़्यादा मतलब बहुत ही इको फ्रेंडली होकर काम हम इसमें करते हैं। मीन्स इसमें हम ज़्यादा किसी भी तरीके की HIV सीड्स हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते हैं, किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम क्यों करते हैं? टू एनहेंस द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को एनहेंस करने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो ये है कि इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, कि इसका जो प्रोसेस होता है बड़ा ही एक्सपेंसिव होता है। मीन्स खर्चा इसमें बिल्कुल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है खर्चा? क्योंकि हमें HIV सीड्स नहीं चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र हमें नहीं चाहिए, हमें किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड्स नहीं चाहिए। तो जब हमें ये सारी चीज़ें चाहिए ही नहीं होंगी, हम एक सिंपल तरीके से जो एनिमल फर्टिलाइज़र है उसके थ्रू अगर हम एक सिंपल तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा ही नहीं। दूसरा होता है जनरेट इनकम। जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो इनकम जनरेट करती है, मींस लोगों को काम दिलवा रही है ना। और जो है जिससे कि क्योंकि हेल्दियर फूड रहता है ये, जिस चीज़ इनका जो है बिज़नेस काफ़ी अच्छा हो जाता है ऑर्गेनिक चीज़ों का, तो इनकम भी इसमें जनरेट होती है। दूसरा है हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड। जो भी हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग से निकली हुई फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं वो कंपैरेटिवली अनऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोड्यूस हुए हुए वेजिटेबल और फ्रूट्स के टेस्टी होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का केमिकल या पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ नहीं किया गया है। तो उससे क्या होता है कि वो काफ़ी हेल्दियर और टेस्टियर होता है, मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका सॉल्व्स अनएम्प्लॉयमेंट। जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करती है। मीन्स जो इसमें क्या होता है कि जो गरीब किसान होते हैं वो भी एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह ये सारी चीज़ें खरीदने की, तो वो आराम से उसे खरीद के मतलब अपने लेवल पर वो खेती कर लेते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर हो जाता है। दूसरा होता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो एनवायरनमेंट को मतलब किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाए। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होती है। अदरवाइज़ बहुत सारे केमिकल्स वगैरह या पेस्टिसाइड्स वगैरह के वो जो स्प्रेड होता है उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे भी काफ़ी बुरा असर हो जाता है। तो इको फ्रेंडली रहती है। अब बेटा एक चीज़ होती है तनवा। मतलब तनवा क्या है? एक मूवमेंट था तनवा, ये जो कि है ये स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु से। तो इसमें क्या था कि जितनी भी वुमेंस थी, जो पुअर वुमेंस थी, अनएजुकेटेड थी एक तरीके से, उन लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया कि कैसे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कितना साइंटिफिक तरीका उनको सिखाया गया जिससे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। तो ये एक प्रोजेक्ट था तनवा जो कि तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था फॉर वुमेंस स्पेशली, जिसमें कि वुमेंस को काफ़ी एफिशिएंटली उनको स्किल किया गया जिससे कि वो अच्छे से अच्छी एग्रीकल्चर कर सकें और उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें। ठीक है बेटा, so that is all for today, and it was the last topic of rural development. Tomorrow I'll send some notes related to the chapter, and I hope you all have completed your written work of the last chapter which I have shared with you all, and try to maintain your handwriting, specifically when I have
evaluated your notebooks. I have got a few notebooks of 11th class, and when I evaluated it, it was the handwriting was not so good. So try to improve it, and don't skip any one of the question. All questions are important, whatever I gave you. So take care.